Today we discuss about a new chapters for class 11 accountancy bills of exchange। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब कभी भी माल उधार खरीदा या बेचा जाता है तो माल को खरीदने वाला बेचने वाले के सामने अपनी ये एश्योरिटी दिखाता है कि हम आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इस बिल में लिखी हुई या इस पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट हम आपको कर देंगे। ठीक, तो सेलर इसके लिए उसके ऊपर एक पेपर पर एक कागज पर उससे एक सिग्नेचर करवा करके उससे वापस ले लेता है। तो इसी पेपर को, इसी डॉक्यूमेंट्स को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। सिंपल यू कैन से दैट a bills of exchange is a negotiable instrument written by the maker at the time of when goods are purchased or sold on credit basis। तो एक पेपर होता है जिसपे उसका सेलर यानी कि ड्रॉवर जिसे हम लोग कहते हैं, वह ड्रॉई के ऊपर जिसे बायर कहा जाएगा उसके ऊपर एक बिल लिखता है। और ये बिल एक पेपर हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, इसे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में जो भी सारे रूल्स रेगुलेशन जो एप्लीकेबल होते हैं वो एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 यानी 1881 के थ्रू जो भी सारे नियम और कानून इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होते हैं वे सारे नियम आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एप्लीकेबल होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पार्टीज, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं। तो देखा जाता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस समय लिखा जाता है, उसी समय लिखा जा रहा है जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में किसी गुड्स को सेल या परचेज किया जाता है। तो सिंपली ये देखने को मिल जा रहा है कि बेसिकली देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शंस और दिस सिचुएशन। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी बेसिकली आपके दो पार्टीज होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है या ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि माल को बेचने वाला वो अपने किसी दूसरे पर्सन से, अपने किसी क्रेडिटर से जिससे उसने माल परचेज किया होगा कभी, उस बिल को जिसे उसने अभी तक ड्रॉई के ऊपर लिखा था उस बिल को उठा करके वह अपने क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर देता है। तो अब बिल की जो मैच्योरिटी की डेट आएगी, बिल के जो ड्यू डेट आएंगे, उस पे उस बिल में लिखी हुई अमाउंट का पेमेंट लेने का जो राइट हो जाएगा वह उस तीसरे बंदे को यानी सेलर के क्रेडिटर को हो जाएगा। तो उसे हम लोग पे करते हैं। तो सिंपल बेसिकली देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इनके नाम है ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉवर इज ऑल्सो नोन एज writer of the bills, seller of the bill और creditors। यानी ड्रॉवर को हम लोग राइटर भी कह सकते हैं, क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं, सेलर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल लिखता है कौन? बिल को लिखने वाला यानी मेकर जो होता है वह उसका विक्रेता यानी कि सेलर होता है। ओके, एंड सेकेंड पर्सन इन्वॉल्व इन BOE बिल्स ऑफ एक्सचेंज को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पर BOE कहेंगे। ठीक, तो सेकेंड पार्टीज और पर्सन इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉई। ड्रॉई इज द पर्सन हु गिवन एन एश्योरिटी टू द पेमेंट ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड और आफ्टर एनी टाइम्स हैज बीन एंड वह अपनी एक स्पेसिफिक पीरियड पर उस बिल को पेमेंट करने का एश्योरिटी, उसको आश्वासन, भरोसा देता है, उस बंदे को ड्रॉई कहा जाता है।
ड्रॉई इज ऑल्सो नोन एज अ बायर ऑफ द गुड्स, एक्सेप्टर ऑफ द बिल और डेटर्स, क्योंकि यह सेलर के लिए डेटर्स होता है। तो ड्रॉवर और ड्रॉई हो गया। इसके बाद होता है आपका तीसरा पर्सन, जिसे हम लोग पेई कहते हैं। हालांकि देखने को ये कभी कभी मिलता है कि जो ड्रॉवर होता है वही उस बिल का पेई भी होता है, until before the maturity date of the bill he did not transfer or hand over this bill to any other parties। यानी जब तक से बिल के पेमेंट की डेट तक अगर से उसने इस बिल को किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं किया है, तब तक जो बिल का पेमेंट लेने वाला होता है वह ड्रॉवर ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ड्रॉवर ने इस बिल को अपने किसी क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट द अल्टीमेट पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ दिस बिल इज नोन एज पेइंग। तो तीन पार्टीज आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हो सकते हैं, यानी एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है आपका पेई। ठीक है, तो इसमें तीन पार्टीज आपके इन्वॉल्व हो गए। अब ये बात आती है कि बिल के पेमेंट की डेट क्या होगी। द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द बिल इज डिसाइडेड बिटवीन दीज टू पार्टीज, ड्रॉवर एंड ड्रॉई। यानी पेमेंट की जो डेट होती है, ये पेमेंट की डेट डिसाइड होती है ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट जो होता है, उस एग्रीमेंट के तहत उन लोगों के बीच में इसकी ड्यू डेट का डिसीजन होता है। जैसे मान लीजिए कि आज हम मानते हैं कि आज अप्रैल की 15 तारीख है, आज अप्रैल की 15वीं तारीख है। आज ए और बी के बीच में माल को खरीदा या बेचा गया। मान लेते हैं कि ए जो है उस बिल का सेलर था, इसे हम लोग ड्रॉवर कहेंगे। बी ने माल खरीदा और कहा कि आज से ठीक 2 महीने के बाद, यानी अप्रैल के बाद मई और जून, यानी 15 अप्रैल से ठीक 2 महीने की अवधि के बाद, यानी जून में बी ए को इस गुड्स जो उसने परचेज किया था इसको वह पेमेंट कर देगा। तो जो पेमेंट की डेट आएगी आफ्टर 2 मंथ फ्रॉम 15th अप्रैल, दिस डेट इज नोन एज ड्यू डेट ऑफ द बिल। अब इसमें क्या होता है कि एक और वर्ड आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड इज 3 एडिशनल डेज add into the amount date of the bill। यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो अमाउंट की जो डेट होती है, पेमेंट की जो डेट होती है, उस पेमेंट की डेट में जो उसकी ड्यू डेट आएगी, उस ड्यू डेट में 3 एडिशनल डेज के जो ऐड किए जाते हैं, यही 3 एडिशनल डेज को ग्रेस पीरियड कहा जाता है। यानी अगर एक डेफिनेशन के रूप में, एक मीनिंग के रूप में अगर से ये कहा जाए कि व्हाट इज अ ग्रेस पीरियड, तो सिंपली यू कैन से दैट अ ग्रेस पीरियड इज 3 एडिशनल डेज एड इनटू द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज नोन एज ग्रेस पीरियड। यानी इसी 3 दिन जो एडिशनल डेज जोड़ी गई है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ग्रेस पीरियड। अब ये होती है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट की डेट को कैसे डिसाइड किया जाए। हो सकता है कि बिल के पेमेंट की डेट पर कोई नेशनल हॉलिडे पड़ जाए, या कोई इमरजेंसी हॉलिडे पड़ गया, किसी ग्रेट पर्सनालिटीज़ की डेथ हो जाती है, या कोई ऐसा अनयूजुअल इवेंट्स हो जाता है। तो उस केस में अगर से बिल की डेट उसी दिन पड़ गई तो क्या होगा। तो इसके लिए बिल के ड्यू डेट पर जब कोई ऐसा अनयूजुअल
इवेंट्स हो जाता है तो उसके लिए 2 रूल्स बनाए गए हैं। रूल नंबर 1 है कि यदि बिल के पेमेंट की डेट पर मान लीजिए कोई नेशनल हॉलिडे पड़ गया, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एक्सेट्रा, मतलब ऐसी कोई नेशनल हॉलिडे या ऐसी कोई हॉलिडे जिस दिन पब्लिक हॉलिडे होता है, पूरी तरीके से बैंक वगैरह सारे चीज़ बंद होते हैं, तो उस केस में बिल की जो पेमेंट की डेट होगी, क्योंकि ये सब सारे डेट तो प्री डिसाइडेड होते हैं, पहले से ये सब होते हैं कि 15 अगस्त को पड़ेगा, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को पड़ेगा, ये तो पहले से डिसाइडेड है। तो इस केस में बिल के जो ड्यू डेट होती है वो एक दिन पहले हो जाती है। यानी मान लीजिए कि अगर से किसी बिल की ड्यू डेट आपकी इंडिपेंडेंस डे को पड़ती है तो उस बिल के पेमेंट की जो डेट है वो एक दिन पहले आ जाएगी, यानी 14 अगस्त। इसी तरीके से 26 जैन अगर से पड़ गया तो बिल की पेमेंट की डेट 25 जनवरी हो जाएगी। ठीक, ये तो हो गया नेशनल हॉलिडे के केस में, पब्लिक हॉलिडे के केस में। सेकेंड केस, मान लीजिए कि अगर से बिल का पेमेंट डेट जो डिसाइड किया गया था ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में, उस दिन अचानक से कोई ऐसी अनयूजुअल इवेंट्स हो गई, जैसे किसी ग्रेट पर्सनालिटी की डेथ हो गया या कोई इमरजेंसी हॉलिडे पड़ गया जिस दिन बैंक बंद हो, तो उस केस में बिल की जो पेमेंट की डेट है वह पेमेंट की डेट को एक दिन एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी एक दिन आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यानी सिंपल अपने समझने के लिए आप कर दीजिए कि नेशनल हॉलिडे पब्लिक हॉलिडे में एक दिन प्लस कर दीजिए, और ऐसी किसी इमरजेंसी अनयूजुअल हॉलिडे में अचानक से जब पड़ जाने वाली किसी हॉलिडे के लिए, छुट्टी के लिए, इस बिल के ड्यू डेट में एक दिन जो है आप क्या करेंगे, एक दिन उसको बढ़ा देंगे। यानी पब्लिक हॉलिडे अगर से हो गया, नेशनल हॉलिडे हो गया, एक दिन माइनस कर दीजिए। अगर से कोई आपकी इमरजेंसी हॉलिडे पड़ गई, उस बिल के डेट में एक दिन आप बढ़ा देंगे। ये तो हो गया बिल के पेमेंट के डेट के बारे में, उसके ड्यू डेट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि बिल के संबंध में क्या क्या केसेस होते हैं। मतलब बिल अगर से लिखा गया तो उस बिल के लिए क्या क्या केस हो सकती है, क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं। तो केस नंबर 1 है कि रिटेन द बिल एंड रिटेन टिल ड्यू डेट, यानी ड्रॉवर ने बिल लिखा, ड्रॉई ने उसे एक्सेप्ट किया, एंड दिस एक्सेप्टेड बिल रिटर्न टू द ड्रॉवर, उसने ड्रॉवर को इसे रिटर्न कर दिया। और जब तक इस बिल के पेमेंट की डेट नहीं आ जाती तब तक इस बिल को ड्रॉवर संभाल करके अपने पास उसके ड्यू डेट आने का वह वेट करेगा। इस सिचुएशन को कहा जाता है कि रिटेन द बिल एंड रिटेन टिल ड्यू डेट। दूसरी केस होती है बिल डिस्काउंटेड बिफोर इट्स ड्यू डेट। ये क्या है? मान लीजिए कि ड्रॉई ने ड्रॉवर को इस बात की एश्योरिटी दी कि मैं इस बिल को 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। अब मान लीजिए कि ड्रॉवर को 2 महीने के भीतर पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो वह तो ड्रॉवी के पास आएगा 2 महीने की डेट के बाद ही, यानी जो उसकी ड्यू डेट आएगी। अब उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो वह क्या करेगा, किसी तीसरे पार्टी से, किसी ब्रोकर से या किसी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से या किसी बैंक से भी उस बिल के एक्चुअल अमाउंट में कुछ अमाउंट की कमी करके वह इस बिल का पैसा ले लेता है। इसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट और इट्स मैच्योरिटी डेट। तीसरी केस होती है कि रिटेन द बिल एंड सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन।
यानी ड्रॉवर ने बिल लिखा, ड्रॉई ने उसे एक्सेप्ट किया और ड्रॉई उस बिल को अपने पास न रख करके उसे अपने बैंक में भेज दिया। एट द टाइम ऑफ अ मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट द बैंक ऑफ द ड्रॉवर इन्फॉर्म टू that your amount of bill is cleared and the bank is credited, the sum of amount of the bill is transferred to the drawer's account। यानी जब उस बिल के पेमेंट की डेट आ जाएगी और बैंक ड्रॉवर का बैंक ड्रॉई के बैंक से उतना पैसा निकाल करके उसके पैसे को क्लियर करके क्रेडिट कर देता है ड्रॉवर के अकाउंट में। इसे कहा जाता है कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब चौथा और लास्ट केस होता है कि रिटर्न द बिल एंड एंडोर्स्ड टू द क्रेडिटर और एनी थर्ड पार्टी। जैसे कि ड्रॉवर ने ड्रॉई को माल बेचा, उसी तरीके से यह भी सिचुएशन हो जाती है। जैसे हमने यहाँ ए और बी का एग्जाम्पल लेकर बताया कि ए ड्रॉवर था और बी ड्रॉई था, तो हो सकता है कि ए ने किसी तीसरे बंदे से, किसी तीसरे व्यक्ति से, मान लीजिए सी से उसने माल खरीदा, तो ए सी को पेमेंट करेगा। तो इस केस में क्या होता है, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल के केस में ड्रॉवर जो बिल उसे ड्रॉई से मिला था वह उस ड्रॉई के बिल को अपने क्रेडिटर सी को ट्रांसफर कर देता है। इसी को हम लोग कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। अब यहाँ पर एक चीज ये देखने वाली बात है कि अब जो ड्रॉवर था ड्रॉई के लिए, वही ड्रॉवर अब सी के लिए वह ड्रॉई हो जाएगा। अब सी ए के लिए आपका एंडोर्सी भी हो जाएगा और ड्रॉई हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ए ड्रॉई भी हो गया और ड्रॉवर भी हो गया और सी जो है वो ए के लिए क्रेडिटर हो गया। अब बात आती है बिल के पेमेंट की। अब पेमेंट की डेट पर जब बी इसका पूरा एंड फाइनल पेमेंट कर देता है, यहाँ पर एक केस का पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाता है। ये तो हुआ बिल के लिखने की। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिगार्डिंग क्लास 11 के बुक में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड हमारे क्लास 11 के अकाउंटेंसी के सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए आते हैं दोनों पार्टीज के बुक्स में, ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में, या कभी कभी इंडोर्सी भी हो जाता है तो इंडोर्सर और इंडोर्सी की भी एंट्रीज पास करने के लिए कहा जा सकता है। और कभी कभी ड्रॉवर और ड्रॉई का एक दूसरे के यहाँ अकाउंट ओपन करने के लिए भी कहा जा सकता है। ठीक, और कभी कभी किसी रेयर केस में बैंक अकाउंट भी ओपन करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है क्लास 11th में सबसे इजी चैप्टर है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें केवल आपको जर्नल एंट्रीज याद करनी होगी। अब इस जर्नल एंट्रीज को सीक्वेंस में एक एक करके कैसे याद कराया जाएगा, किस तरीके से लिखवाया जाएगा, ये हम आपको अपनी अगली क्लास में बताएंगे। यहाँ पर हमारा एक मोटिव ये था कि पहले आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में इंट्रो करा दें, उससे फेमिलियर करा दें, जिससे आप इजीली ये समझ सको कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये उसी समय अराइज होती है जब कभी भी दो व्यक्तियों के बीच में किसी गुड्स की क्रेडिट परचेज या सेलिंग होती है, उस समय ये सिचुएशन अराइज होती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में जो भी सारे टर्म्स कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग एक बनाए गया एक टर्म्स और कंडीशंस बनाई गई है,
उसी के अकॉर्डिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी सारे जो भी सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजन टर्म्स कंडीशंस होते हैं, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर एप्लीकेबल बाय द दिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब इस क्वेश्चंस के लिए क्या क्या आपको एलिमेंट चाहिए, क्या क्या इसको करने के लिए कौन कौन से पोर्शन होते हैं, कैसे उसको किया जाएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक एक चीज आपको पूरी बारीकी से समझाएंगे। पहले आप लोग इसको इतना समझ लीजिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ठीक। अब इसको कैसे हम न्यूमेरिकल कराएंगे, इसको हम अपने अगली क्लास में आप लोग को